प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 बच्चों, किशोरावस्था की ओर। तो बच्चों ये बार लेसन हमारा है और इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? क्या कहते हैं बच्चों? इसको हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था अथवा अडोलसेंस जीवन काल की वह अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है बच्चों। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था की अवधि विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। इस अवस्था की जो अवधि होती है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ऋतुस्राव स्त्रियों में रजोधर्म चक्कर अथवा ऋतुस्राव किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जो सामान्य रूप से प्रत्येक 28 दिन के बाद स्त्री के सारे जनन अथवा जीवन काल में गर्भधारण अवस्था को छोड़ करके में नियमित रूप से चलता रहता है। इस चक्कर की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहते हैं। इस चक्कर में लिंग हार्मोन गर्भाशय की दीवार को अंडे के चिपकने के लिए तैयार करते हैं। जब गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की सतह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है, टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। यही जो भित्ति जो टूटती है वो रक्त के रूप में बाहर निकलती है। यह ऋतुस्राव सामान्यतः 10 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और 45 से 50 वर्ष तक चलता रहता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यौनारंभ की अवधि 11 से लेकर 19 वर्ष के बीच की है। इस अवस्था में निम्न परिवर्तन आते हैं। देखते बच्चों क्या परिवर्तन आते हैं। लड़कों में परिवर्तन: अचानक लंबाई में वृद्धि होना, बाजू और टांगों की अस्थियां लंबी हो जाना और लड़का जो है वो लंबा हो जाता है। कंधे और वक्ष दोनों चौड़े हो जाते हैं। शरीर की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं। आवाज़ भारी हो जाती है। एडम सेपल सुस्पष्ट उभरा भाग गले में दिखाई देता है। आवाज़ भर्राने लगती है। पसीना और स्वेद ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि के कारण चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, नर जननांग जैसे शीशन एवं वृषण पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कों के सीने, बगल एवं जांघ के ऊपरी भागों पर बाल आ जाते हैं। ये तो थे बच्चों लड़कों में होने वाले परिवर्तन। अब देखिए लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम होती है। कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कियों का स्वर यंत्र नज़र नहीं आता। उनकी आवाज़ उच्च तारत्व वाली होती है। लड़कों की तरह चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु विकसित होने लगते हैं। स्तन विकसित हो जाते हैं। बगल और जांघों में बाल आ जाते हैं। तो ये तो थे बच्चों लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन यौनारंभ में। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित अमल के नाम पाए गए हैं। तो हार्मोन के नाम पाए गए हैं। हार्मोन भी लिखने हैं बच्चों। तो देखिए निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन दर्शाए गए हैं। हार्मोन देखिए बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इनको कहा जाता है। हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के बाद एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि,
वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। और अब देखिए बच्चों, पहली हमारी थी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में देखिए, पीयूष ग्रंथि और दूसरी है थायराइड। अब इनसे हार्मोन जो स्त्रावित होते हैं वो देखिए, पीयूष से स्त्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, जबकि थायराइड से स्त्रावित हो थायरॉक्सिन हार्मोन। पीयूष से वृद्धि हार्मोन, जबकि थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे देखिए बच्चों, फिर एड्रिनल और अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी है एड्रिनल और चौथी है अग्नाशय। तो एड्रिनल और अग्नाशय ग्रंथि से देखिए बच्चों, एड्रिनल से एड्रीनेलिन, एड्रिनल से एड्रीनेलिन हार्मोन, और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। फिर देखिए बच्चों, वृषण और अंडाशय, ये दो ग्रंथि है, वृषण और अंडाशय। तो वृषण से बच्चों कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से एस्ट्रोजन, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार ये बताइए। लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा और मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। लिंग हार्मोन इन्हें कहा जाता है अथवा ये कहलाते हैं। इनमें यह नाम इसलिए दिया गया है, इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा में लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं। नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित होता है। इससे लड़के में चेहरे के बालों में वृद्धि होती है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह मादा में गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। यह गर्भधारण में सहायक है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 7, सही विकल्प चुनिए। किशोरों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि वे क्या खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं। किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होगा। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि की उचित आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए बच्चों, तीसरा ऑप्शन है किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर में स्वाद कलिकाएं अथवा ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। तो बच्चों इसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखते हैं। इसका जो आंसर है नीचे दिया गया है, और नीचे ये देखिए, पहले का जो आंसर दिया गया है वो दूसरा आंसर दिया गया है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो ये वाला इसका आंसर है। फिर देखिए बच्चों दूसरा, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या होता है बच्चों, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तीसरा देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। कौन सा आहार सर्वोचित है बच्चों, देखते हैं। 4 आहार दिए गए हैं। चिप्स नूडल्स केक, रोटी दाल सब्जियां, चावल नूडल्स बर्गर, शाकाहारी टिक्की चिप्स और लेमन पे। तो बच्चों रोटी दाल और सब्जियां, ये वाला जो आहार है ये बच्चों के लिए उचित है। रोटी दाल और सब्जियां। प्रश्न 8 देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम सेपल गौण लैंगिक लक्षण, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। देखिए बच्चों एडम सेपल क्या होता है। एडम सेपल यह यौनारंभ में लड़कों में सौरयंत्र के बढ़ने में सहायता करता है। जो अंग गले में स्पष्ट रूप से उभरा हुआ नजर आता है इसे एडम सेपल कहते हैं। गले में एक उभार होता है उसको एडम सेपल कहा जाता है। देखिए बच्चों ये वाला उभार जो है ये एडम सेपल है। ये आवाज़ को मोटी बनाता है। तो देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा ये एडम सेपल है। जिनमें ये ज़्यादा उभरा होता है उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है। आगे देखिए, गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वृषण और अंडाशय जननांग है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं जैसे शुक्राणु और अंडाणु।
लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण लड़की और लड़कों को भिन्न करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं। दोनों लड़कियों और लड़कियों के बगल और जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र पर बाल आ जाते हैं बच्चों। आगे तीसरा, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, जब नर और मादा के संभोग से संतान उत्पन्न होती है, तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। तो बच्चों देखिए, नर और मादा में 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो एक समान पाए जाते हैं। 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। XY गुणसूत्र नर में होता है और XX मादा में होता है। बच्चों ये XY लिखा हुआ है इन्होंने, गलत है, XX गुणसूत्र इन्होंने लिखना चाहिए। द्विगुणित रिडक्शन गुणसूत्र और ये द्विगुणित। अब देखिए बच्चों किस तरह से गुणन होता है। जैसे ये है हमारे पास 22 + x, 22 + y और 22 + x, 22 + x। यहाँ पर किस तरह से मिलन होगा, यहाँ से 22 आ जाएंगे, यहाँ से भी 22 आ जाएंगे, 44 XX हो जाएंगे, x और x मिल जाएंगे। अब यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, 22 22 44 हो गया और x और y मिल गया, नर बच्चा उत्पन्न होता है। XX में मादा बच्चा उत्पन्न होगा। अब नर को मिला दिया इसके साथ, x को मिला दिया और इसको मिला दिया, तो यहाँ मादा उत्पन्न होगा, 44 + XX हो जाएगा। और लास्ट बचता हमारा ये वाला 22 + y और 22 + x। इन दोनों के मिलने से हमें प्राप्त हुआ 44 + XY, जो कि नर के लिए है। तो इस तरह से गुणसूत्रों का मिलन होता है और इस तरह से लिंग गुणसूत्र कार्य करते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इसमें XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा। इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों? पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। बच्चों ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।